हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये टॉपिक हम 3 हेडिंग्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है और हीट लॉस मैकेनिज़्म क्या होता है। क्योंकि जो रेगुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर का, वो इन 2 मैकेनिज़म्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस मैकेनिज़म्स के बैलेंस के ऊपर ही हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए कि हीट जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर। ये कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जो हीट है जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है वो ज़्यादातर जनरेट हो रही है कोर ऑर्गन्स की वजह से, जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया और स्केलेटल मसल हो गए। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक मेजर ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के कोर में प्रेजेंट हैं, जो हीट जनरेट करते हैं। इस कारण से जो कोर ऑफ द बॉडी है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है और उसका टेम्परेचर अलग रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं बॉडी कोर टेम्परेचर। जबकि दूसरा जो है स्किन टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के क्लोज कांटेक्ट में है। इस वजह से स्किन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से। और स्किन टेम्परेचर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हॉट एनवायरनमेंट है या वार्म एनवायरनमेंट है और अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में जो स्किन टेम्परेचर है वो बहुत ही वेरी करेगा इन द एक्सट्रीमिटीज़। जो पेरीफेरी में है उसमें बहुत कोर जो स्किन टेम्परेचर है वो वेरी करता है, जबकि कोर टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में, चाहे वो कोल्ड टेम्परेचर हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, उसमें कोल्ड टेम्परेचर जो कोर टेम्परेचर है, कोर बॉडी टेम्परेचर, वो हमेशा ही बॉडी कांस्टेंट मेंटेन करता है। तो हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेम्परेचर हमें मेजर करना है, जो हमें कंसिडर करना है, वो है बॉडी कोर टेम्परेचर। हम जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसको 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर। जो नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर का वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अराउंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट्स बहुत से लोगों में नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। इवन अबव 100, 99 से 100, 101 कुछ लोगों में नॉर्मली और फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी इमोशनल स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, या फिर कुछ एक्टिव इंडिविजुअल्स और एक्टिव चिल्ड्रन, बहुत से एक्टिव चिल्ड्रन में ये नॉर्मली जो हमारा बॉडी कोर टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। अगर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर पैथोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो कंडीशंस हो सकते हैं फीवर, हीट स्ट्रोक। इन सारे कंडीशंस में जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ही पैथोलॉजिकली कोर टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर हम ओरल और रेक्टल टेम्परेचर को कंपेयर करें तो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर ओरली मेजर करें और रेक्टली मेजर करें तो रेक्टली मेजर करने से रेक्टल टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा आएगा ओरल टेम्परेचर से। अब देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल कैसे होता है। बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 मैकेनिज़्म। जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन 2 मैकेनिज़म्स पे डिपेंड करता है। एक तो है हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म और दूसरा है हीट लॉस मैकेनिज़्म। अगर बॉडी में हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म ज़्यादा है हीट लॉस मैकेनिज़्म से, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बॉडी में हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म कम है और हीट लॉस मैकेनिज़्म ज़्यादा काम कर रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा या फॉल होगा।
ठीक है। सो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन अगर हमको समझना है तो हमें ये दो मैकेनिज्म समझने होंगे कि बॉडी में हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और बॉडी में हीट लॉस कैसे होता है। और इन दोनों के इम्बैलेंस में अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट लॉस ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। इन दोनों के बैलेंस में ही बॉडी टेम्परेचर डिसाइड होता है कि ये अगर नॉर्मल से बढ़ने वाला है या नॉर्मल से कम होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या है। हमारी बॉडी में हीट दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका है हीट जो अपनी बॉडी में ही बन रहा है, और दूसरा तरीका है कि हीट जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है। एनवायरनमेंट से हमको हीट दो तरीके से मिल सकता है, एक रेडिएशन से मिल सकता है और एक कंडक्शन से मिल सकता है। रेडिएशन का मतलब अगर हम समर एनवायरनमेंट में किसी एक कमरे में बैठे हैं और उस कमरे का एनवायरमेंटल टेम्परेचर या उस कमरे की जो दीवार है वो ज़्यादा टेम्परेचर में है एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर में, तब क्या होगा कि हमारी वो जो दीवार है वो हीट रेडिएट करेगी इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू, और वो वेव्स आकर के हमारी बॉडी को टेम्परेचर देंगे और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी होती है एक वाइब्रेशन एनर्जी होती है, जिसमें जो मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो कम वाइब्रेट कर रहा है। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो गर्म है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और वो हीट एनर्जी को जनरेट करेगा। इंफ्रारेड्स वेव्स आएंगी और वो हमारी बॉडी जो कि कम टेम्परेचर में है, कम वाइब्रेट कर रही है, उनको ज़्यादा वाइब्रेट कराएंगी और हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। ये मेथड है रेडिएशन, जब हीट जो है वो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू हमारी बॉडी में आ रही है, उनको बोलेंगे रेडिएशन। ये एक मेथड हो गया एनवायरनमेंट से हीट गेन करने का। दूसरा मेथड हो गया कंडक्शन। जैसे कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा, और वो एयर जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में जब आने के बाद हीट हमारी बॉडी को देगी, तो उस टाइप ऑफ जो एनर्जी ट्रांसफ़र है उसको बोलेंगे कंडक्शन। और ये दो मैकेनिज़म्स हो गए, रेडिएशन और कंडक्शन, जो एनवायरनमेंट हमारे बॉडी को हीट दे सकता है। अब देखते हैं कि हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन का है बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब जब हमारा बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट में है और उस स्टेट में हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी बॉडी के हीट जनरेशन के लिए। फिर दूसरा आया एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय मसल एक्टिविटी इंक्लूडिंग शिवरिंग। मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय स्केलेटल मसल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो एनर्जी यूटिलाइज होने के समय हीट प्रोडक्शन होता है और वो एक्स्ट्रा ऐड करता है हमारी बॉडी की हीट जनरेशन को। दूसरा है शिवरिंग। शिवरिंग कब होता है? रिफ्लेक्सली होता है जब हम कोल्ड टेम्परेचर में हैं, जब हमारी बॉडी को ठंड लग रही है, तब जब मसल शिवर करता है तो वो उसी मैकेनिज़्म से जो एनर्जी यूटिलाइज करके कॉन्ट्रैक्ट करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं शिवरिंग। और वो एक एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है कोल्ड विंटर सीजन में हमारी बॉडी में हीट जनरेशन करने के लिए। तीसरा मैकेनिज़्म है थायरोक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से बॉडी में जो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर चौथा मैकेनिज़्म है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो सेल को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करके जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। फिर पांचवा मैकेनिज़्म हो गया, जैसे ही हमारे टेम्परेचर में बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, केमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और उन केमिकल एक्टिविटीज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है हमारी बॉडी में। और छठवां मैकेनिज़्म है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोरेज। और स्टोरेज करने के लिए जो फूड का डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है और स्टोरेज करने के लिए जो
थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द फूड बोलते हैं कि ये सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट। एंड ये एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है बॉडी में। सो ये सारे जो मैकेनिज्म्स हमने देखे वो बॉडी में खुद की हीट जनरेट करने का मैकेनिज्म है। सो इन दो तरीक़ों से अपनी बॉडी की खुद की हीट जनरेशन और एनवायरनमेंट से हीट जो आ रही है, ये दो मैकेनिज्म है हीट प्रोड्यूस करने की हमारी बॉडी में। अब आइए देखते हैं हीट लॉस मैकेनिज्म। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। और हीट लॉस मैकेनिज्म कैसे होता है और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हीट लॉस मैकेनिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बॉडी में हीट कहाँ पे जनरेट हो रहा है। बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है कोर में, कोर ऑर्गन्स जो हैं वो हीट को जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हीट लॉस होना है तो वो कोर ऑर्गन से स्किन में आना चाहिए। जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो कोर ऑर्गन्स से हो करके वो स्किन में पहुंचेगी, तभी वो हीट जो है वो लॉस हो पाएगी। जो हीट जो है, हीट एनर्जी है, वो बाहर निकल पाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि ये हीट कंडक्टेड फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी कोर टू द स्किन। किस गति से, किस रेट से जो है हीट बॉडी के कोर से बॉडी के स्किन में आ रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हीट लॉस का। अब ये जो हीट है वो कोर से स्किन में कैसे आती है? ये आती है ब्लड फ्लो की वजह से। जो ब्लड कोर में सप्लाई होता है वहाँ से वो हीट लेकर के फिर अगर वो स्किन में सप्लाई होगा तो वो हीट एनर्जी को कैरी करेगा कोर से स्किन में। सो ब्लड फ्लो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कैरी करता है हीट, कोर से लेकर के स्किन में देता है हीट एनर्जी को। दूसरा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है कि स्किन से कितनी ज़्यादा गति से, कितनी ज़्यादा रेट से ये हीट लॉस हो पा रही है। सो ये दूसरा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि स्किन से हीट लॉस कितना हो पा रहा है, उस पे डिपेंड करेगा कि हीट लॉस होगा या नहीं होगा या किस रेट से होगा। आइए समझते हैं स्किन एक जो हीट रेडिएटर सिस्टम कैसे है। उसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या है। जैसा हमने पढ़ा कि बॉडी में जो है कोर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, वो होम्योस्टेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बॉडी में कोर टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के वेरिएशन में मेंटेन रहता है। तो ये जो कोर टेम्परेचर है वो बॉडी में मेंटेन कैसे रहता है? इसका तरीका है कि ये कोर टेम्परेचर इंसुलेटेड रहता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर से। और ये इंसुलेशन का रोल प्ले करता है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैट्स प्रेजेंट हैं वो इंसुलेटर के जैसे काम करते हैं। वो फैट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो फैट्स प्रेजेंट हैं इस लेयर में अगर आप देखें तो फैट्स जो प्रेजेंट है सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी है। अब देखा जाए कि ये इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी है तो हीट अगर कोर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ये बाहर स्किन में जो रेडिएटर सिस्टम है, जो कूलिंग सिस्टम है, उसमें कैसे पहुंचती है? ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए, क्योंकि ये जो है वो गवर्न करेगा, सबसे ज़्यादा ये गवर्न करेगा कि हीट लॉस बॉडी से होगी या नहीं होगी। सो आइए देखते हैं जो आर्टरीज जो जा रही हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो एक एनास्टोमोसिस बनाते हैं वीनस प्लेक्सस और कैपिलरीज के साथ में, जो इंसुलेटर के ऊपर है। जो मेन इंसुलेटर है सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट, उनके ऊपर जो एनास्टोमोसिस है उनको ये आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। ये एनास्टोमोसिस का काम क्या है? ये एनास्टोमोसिस जो है स्किन में हीट को फैलाएगी और हीट के लॉस को फैसिलिटेट करेगी। ये एनास्टोमोसिस स्किन में हीट डिस्ट्रीब्यूट करके हीट लॉस को फैसिलिटेट करेगी। तो जितना ज़्यादा इसमें ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। ठीक है। सो ये इंसुलेटर यहाँ पे है, इंसुलेटर के ऊपर स्किन में प्लेक्सस है और प्लेक्सस में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा। अब इनका ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ये जो आर्टरीज आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस है उसमें आर्टीरियोल्स हैं और ये आर्टीरियोल्स हाईली मस्कुलर आर्टीरियोल्स हैं। इनमें बहुत ही स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं
और इनके स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जितना इन आर्टेरियल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, अगर ये आर्टेरियल्स वेजो कंस्ट्रिक्टेड हैं तो क्या होगा? इनमें ब्लड फ्लो नहीं होगा, और इनमें ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हीट लॉस नहीं होगा। और अगर ये आर्टेरियल्स डायलेटेड हैं, इनमें वेजो डायलेशन है, तो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ेगा और हीट लॉस ज़्यादा होगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो इन एनास्टोमोसिस में ब्लड सप्लाई 0% से थोड़ा ऊपर रहता है ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का 0% से थोड़ा ऊपर रहता है नॉर्मली इन एनास्टोमोसिस में ब्लड सप्लाई। बट अगर हीट लॉस करना है तो ये जो ब्लड सप्लाई है 30% ऑफ कार्डियक आउटपुट तक भी जा सकती है। ठीक है। सो सिंपैथेटिक कंट्रोल देखते हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर से कंपेयर करके। सो अगर एनवायरमेंट टेम्परेचर कूलर साइड में है, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है विंटर सीजन में, तो हमारी बॉडी को जो है हीट लॉस प्रिवेंट करना है, हमारी बॉडी को अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। जबकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और हीट लॉस हमको ज़्यादा कराना है। तो उस समय क्या होगा? वेजो डायलेशन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे डिग्री ऑफ वेजो डायलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। सो ये जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कंट्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो टू द स्किन और कंट्रोल करता है हीट लॉस मैकेनिज्म को। अब देखते हैं बेसिक फिजिक्स जो है हीट लॉस का क्या है। सो हीट लॉस अगर हम देखें तो कई सारे तरीक़ों से होता है। जैसे कि हमने पहले देखा है रेडिएशन से। रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू अपना जो हीट है वो कैरी करती है। अगर हम देखें नॉर्मल इंडिविजुअल में तो 60% ऑफ हीट लॉस, अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक कमरे में बैठा है, तो 60% ऑफ हीट लॉस जो है वो रेडिएशन के थ्रू होगा। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि रेडिएशन के थ्रू अगर बॉडी टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशन के थ्रू हीट गेन भी हो सकता है, हीट लॉस भी हो सकता है और हीट गेन भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं कंडक्टिव हीट लॉस। कंडक्टिव मतलब हमारी बॉडी जो सरफेस के कांटेक्ट में है उसमें हीट एनर्जी जो है वो कंडक्ट होती है उस सरफेस में, गर्म सरफेस से ठंडे सरफेस में। सो वो कंडक्टिव हीट लॉस 3% के आसपास होता है। जबकि कंडक्शन टू द एयर मतलब हमारी बॉडी के अराउंड जो एयर प्रेजेंट है वो भी उसके टेम्परेचर अगर कम है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, सो जो हीट है वो हमारी बॉडी से उस एयर में कंडक्ट होगी और वो कंसिस्ट करता है 15% ऑफ द हीट लॉस। पर जब वो एयर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो उस समय हमारा बॉडी से एयर का कंडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टेम्परेचर में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। उस समय कन्वेक्शन हीट लॉस इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेक्शन का मतलब मूविंग एयर। अगर ये एयर कंटिन्यूसली ठंडी हवा आकर के हमारे बॉडी को सराउंड कर रही है और गर्म हवा डिस्प्लेस हो जा रही है तो हमारी बॉडी से कंडक्शन कंटिन्यूस होता रहेगा और हीट लॉस कंटिन्यूस होता रहेगा। इस कारण से कन्वेक्शन हीट लॉस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम ठंडियों में अगर विंड चल रही है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करें कि जब विंड नहीं है, जब एयर स्टैटिक हमारे कमरे में है तो हमारी बॉडी उतनी ठंडी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जब हमारे रूम में कंटिन्यूस एयर फ्लो हो रहा है तो हमारी बॉडी का ज़्यादा हीट लॉस होगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हीट लॉस मैकेनिज्म है इवोपरेशन। क्योंकि अगर समर सीज़न है उसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा होता है और उस समय क्या होगा कि ये जो मैकेनिज्म है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारे हीट लॉस नहीं करवा पाएंगे, ये सारे हीट लॉस नहीं करा पाएंगे। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस होगा वो होगा इवोपरेशन। इवोपरेशन कैसे होता है? इवोपरेशन हमारी बॉडी में हीट लॉस
दो तरीके से होता है। जो लंग्स से वाटर इवापोरेट होता है वो हीट एनर्जी का लॉस कराता है, और जो स्किन से स्वेट का इवापोरेशन होता है वो हमारी बॉडी में हीट लॉस कराता है। सो इवापोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है समर में, क्योंकि जब ये सारे मैकेनिज़म्स जो हैं वो हीट लॉस नहीं कर पा रहे हैं समर सीजन में, तब इवापोरेशन एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर लॉस के लिए। सो जैसे ही स्वेट इवापोरेट होता है वो अपने साथ हीट एनर्जी को ले जाता है और हीट लॉस कराता है। इसलिए स्वेटिंग और उसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको भी रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को, वेजिटेटिव फंक्शन को गवर्न करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है स्वेटिंग दो चीज़ों पे सीखनी है, मैकेनिज्म क्या है और एक्लिमेटाइजेशन क्या है। तो स्वेट ग्लैंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो डर्मिस में, लोअर डर्मिस में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जो है प्राइमरी सिक्रीशन बनता है। इसके जो एपिथेलियल सेल्स आप देखते हैं यहाँ, ये जो है वो सिक्रीट करते हैं प्राइमरी सिक्रीशन। ये प्राइमरी सिक्रीशन क्या है? प्लाज्मा है। इसके कंस्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्लाज्मा के इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल के होंगे। ओनली एक चीज़ जो नहीं होगी वो प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में होती है, बट स्वेट में नहीं होगी। अब ये जो प्राइमरी सिक्रीशन है वो यहाँ से सिक्रीट होकर के डक्ट के थ्रू पास होके पोर में, हमारे पोर्स के थ्रू हमारे स्किन में सिक्रीट होता है, जहाँ से इवॉपरेट होकर के वो जो है हीट एनर्जी का लॉस कराता है। जब ये डक्ट्स के थ्रू पास होता है तो इसमें एक और मैकेनिज्म होता है अब्जॉर्प्शन, और ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन किस चीज़ों का होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन होता है, और इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस कम होता है। बट ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि हमारे जो स्वेटिंग है उसका रेट क्या है। अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा कि इसमें से जो है सिक्रीशन बहुत ही फास्ट ट्रेवल करेगा और अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन मतलब आप उसके उस कंडीशन के लिए आप तैयार हो गए हैं, आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। एक्लिमेटाइजेशन में क्या होगा कि जो अगर किसी एक इंडिविजुअल को ज़्यादा टेम्परेचर में एक्सपोज करे एक वीक के लिए, तो वो इंडिविजुअल जो है एक्लिमेटाइज हो जाता है। पहले कुछ दिनों में क्या होगा कि उसका जो स्वेट है वो 1 लीटर पर आवर के रेट से सिक्रीट होगा, जो कि सफिशिएंट नहीं है हीट लॉस के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी ज़्यादा लॉस होंगे उस अनएक्लिमेटाइज पर्सन में। बट एक्लिमेटाइजेशन में क्या होगा कि जो स्वेट सिक्रीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर के 3 से 4 लीटर पर आवर के रेट से सिक्रीट हो पाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा एक्लिमेटाइज पर्सन में, कि उसका जो अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इतना ज़्यादा होगा कि अनएक्लिमेटाइज पर्सन में जहाँ पे 30 ग्राम्स जो है लॉस हो रहा था, वो एक्लिमेटाइज में 3 से 5 ग्राम ही लॉस होगा। ये एक्लिमेटाइजेशन जो है काफ़ी तरीक़ों से होती है। जैसे कि पहले यहाँ पे एपिथेलियल जो है वो सेल्स बढ़ जाते हैं, और दूसरा एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखने की बात यह है कि इसका जो सीक्रेशन है स्वेट ग्लैंड का, वो कंट्रोल क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। अगर आपको याद होगा तो कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, और उनके स्टिमुलेशन से स्वेट सिक्रीट होता है। ये सारे मैकेनिज़म्स हो गए हीट लॉस के मैकेनिज़म्स। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो इसको कैसे रेगुलेट करता है, इसको कैसे बैलेंस करता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। आपके लिए एक होमवर्क है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, कि आप, जैसे कि हम देखते हैं कि इन केस ऑफ डॉग्स जो पैंटिंग है वो एक हीट लॉस मैकेनिज़्म है। वो आपको ये समझना है और आपको ये हमें बताना है कि वो पैंटिंग डॉग्स में क्यों होती है, और वो कैसे हीट लॉस को कराती है। वो क्यों हो रही है डॉग्स में पैंटिंग, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो हीट लॉस कैसे करा रही है डॉग्स की बॉडी से।
सो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।